2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से अलास्का वाज सोल्ड टू अमेरिका। सो आज वहाँ भी इनकी मुलाकात हो रही है। बट जो इंटरनेशनल जो कमेंटेटर्स हैं या एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि 25% चांसेस है कामयाबी के, ब्रेस्ट 75% नहीं है। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब। सबसे पहले उनको खुशामदीद कहते हैं। सर, आप मुझे ये बताएं कि ये जो मुलाकात होने जा रही है अमरीकी सदर और पुतिन के दरमियान, आपको क्या लगता है, मिसाली तौर पर वो पाकिस्तान और इंडिया वाली जंग को कोट करते हैं कि किस तरह इस जंग को रुकवाया गया उनकी मुआवनत से, और ये एक न्यूक्लियर जंग भी हो सकती थी। तो इस मुलाकात से जो अभी होने जा रही है, क्या रूस और यूक्रेन वाली जंग खत्म हो सकेगी? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, ये अलास्का में मिल रहे हैं। अलास्का में 1867 में रशिया से अमेरिका ने ये जगह खरीदी थी। उस वक्त जार थे अलेक्जेंडर। 1867 में 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से अलास्का वाज सोल्ड टू अमेरिका। सो आज वहाँ भी इनकी मुलाकात हो रही है। बट जो इंटरनेशनल जो कमेंटेटर्स हैं या एनालिस्ट हैं, उनका मानना है कि 25% चांसेस है कामयाबी के, ब्रेस्ट 75% नहीं है। लेकिन इसमें जो डिमांड्स हैं, देखें कि जो रशिया ने डिमांड्स रखी हुई हैं, उन्होंने ये कहा है जो चीज़ें हमने, जो एरियाज हमने एनेक्स किए हैं, वो हमारे पास ही रहेंगे। दैट इज़ वन। सेकंड, उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन विल नेवर बिकम ए मेंबर ऑफ नेटो। तीसरी, उन्होंने ये शर्त रखी है कि यूक्रेन अपनी जो फौज है उसका जो साइज है वो रिड्यूस करेगा। एंड द फोर्थ डिमांड है कि अमेरिकन एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दे विल लिफ्ट सैंक्शंस जो रशिया पर लगी हुई हैं। अब ये डिमांड से और लाइकली है कि अमेरिकन तो ऑलरेडी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो उन्होंने चीज़ें ऑक्यूपाई की हैं, एरियाज को कैप्चर किया है, वो रशिया का ही रहेगा। दरमियान में अभी आए हैं यूरोपियन यूनियन भी है, और जो मेन स्टेक होल्डर है यूक्रेन, इसमें वो शामिल नहीं है। तो इस पे अभी क्वेश्चंस उठ रहे हैं। फिर एक और लोगों की असेसमेंट है, अगर ऐसा हो जाता है जी, तो इससे एक सिग्नल जाएगा चाइना को। कल चाइना विल इन्वेट करेगा ताइवान को, ताइवान जाके बैठ जाएगा तो कहेगा आपने जब वहाँ पे ईस्टर्न यूक्रेन था, आपने रशिया को हैंड ओवर कर दिया क्योंकि उन्होंने ऑक्युपाई किया था, तो हमने भी यहाँ ऑक्युपाई किया, हमारा ये मेनलैंड का हिस्सा है। सो ये एक पॉसिबिलिटी भी डिस्कशन में आ रही है कि अच्छा। फ्यूचर में इसके ये इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। मसूद साहब, तो एक तरफ तो हम सुनते थे कि अमरीकी सदर इक़्तिदार में आने के बाद जंगें रुकवाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है कि ये सिलसिला रुक नहीं रहा, बल्कि वो कहते हैं ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ आए। शायद यहाँ पर कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे नजर आ रही है। लेकिन मैं आपकी मौजूदगी से फायदा उठाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप मुझे ये भी बताएं कि ये जो रॉकेट फोर्स लॉन्च की जा रही है, इसके अंदर कितनी सलाहियत मौजूद है भारत को स्ट्रैटेजिकली डिस्ट्रॉय करने की, उसकी अहम तंसीबात को निशाना बनाने की कितनी महारत पाकिस्तान के पास आ जाएगी इस रॉकेट फोर्स के आने के बाद? पहले जी कंसेप्ट देख लें, इट विल बी ए स्टैंड अलोन मिलिट्री ब्रांच होगी। इसका मतलब है कि ये डिप्लॉयमेंट और हैंडलिंग ऑफ रॉकेट्स यही लोग करेंगे। सो इसका मतलब ये है, जब स्टैंड अलोन पे हम बात करते हैं तो ये एक्सक्लूसिव एक अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी, इनका अपना एक कमांडर होगा, और ये इसको प्रिसाइज, इनकी अपनी लॉजिस्टिक्स होगी, अपनी ट्रेनिंग होगी, और इसके अलावा इनको अपना रोल और मिशंस दिए जाएंगे। दैट इज नंबर वन। फिर देखिए, इससे आपकी कम्बैट कैपेबिलिटीज पाकिस्तान की, जिससे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि वो बढ़ जाएंगी। और फिर एक स्टैंड ऑफ वारफेयर है, डॉक्ट्रिन में हमारी शिफ्ट आएगी। इसका ये मतलब है कि आप एक सेफर एरिया से विद लॉन्ग रेंज वेपन्स आप दुश्मन पे फायर करते हैं। सो देयर इज ए बफर बिटवीन यू, आप अटैकर और जो टारगेट के दरमियान है। सो रिटेलिएशन इतनी इफेक्टिव आप पे हो नहीं सकती है। और चौथी चीज ये है कि हमने इंडिया को एक मैसेज दे रहे हैं, तो रीजन में भी दे रहे हैं कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी हमारे पास आ चुकी है। और फिर डिसीजन मेकिंग जो होगी वो तेजी से होगी, रैपिड होगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, और फ्यूचर में जितने टेस्ट होंगे कुछ डिटेल्स शहजाद हुसैन भट्ट साहब के पास भी हैं इस फोर्स के हवाले से। मैं चाहूंगी भट्ट साहब वो भी इसमें ऐड कर दें। देखिए मुनीज़े, बात यह है कि ये एक बहुत अच्छा काम किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, नई रॉकेट फोर्स का जो क़याम अमल में आया है,
और ये जो रॉकेट फोर्स है, ये इससे पहले भी इंडिया, चाइना और रशिया वगैरह, ब्रिगेडियर साहब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, ये रॉकेट फोर्स वहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के साथ मौजूद है। अच्छा, ये जो पाकिस्तानी आर्मी की रॉकेट फोर्स है, इसमें अब क्रूज, बैलिस्टिक जो है, सब सोनिक जो है, सुपर सोनिक हो गए, अपर सोनिक हो गए, ये तमाम मिसाइल का फैसला ये खुद लेंगे। जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे हैं, ठीक, ये अब इंडिपेंडेंट एक फोर्स के तौर पर सामने आई है। और अगर गौर किया जाए इसमें, तो फतह जो हमारा मिसाइल है और जो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, ये अब इसके मरकजी हिस्सेदार बन रहे हैं। मैं यहां पर आपको सिर्फ 2 लाइनें ये कहना चाहूंगा कि मेरी इतलात के मुताबिक इस फोर्स के आने के बाद, अगर आप गौर करें ना, तो पिछली ये जंगें जो हुई हैं, रशिया की हुई है या दूसरी जो जंगें हैं, ये इन जंगों में ईरान की जंग को देख लें, ये जो छोटे रेंज के मिसाइल थे, ये बड़े मौसर साबित हुए हैं। लिहाजा ये इस चीज के आने से हम बहुत ऊपर, अल्लाह की रहमत से मेरा ख्याल है हम आ गए हैं। सलमान आबिद साहब, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है आपके लिए, मैं चाहूंगी कि आप इस पर रोशनी डालें। मैं जो अभी तक इसकी स्टडी करके यहाँ पर आकर बैठी हूँ, मुझे एक एलिमेंट ऐसा नज़र आया जिस पर शायद काम नहीं हुआ, लेकिन अगर आप मेरी इस्लाह कर सकें तो ज़रूर करें। तवील फासले वाले बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल पर काम कर रहा है भारत। पाकिस्तान के पास इस किस्म का कोई मिसाइल है? देखें, अभी आपके सामने एक परसेप्शन जो बना हुआ था ना हिंदुस्तान का, कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी माशी ताकत भी है, सियासी ताकत भी है और अस्करी ताकत भी है, उसको 10 मई को हमने, जिसे कहते हैं ना, ब्रेक किया है और वो परसेप्शन तोड़ा है भारत का। इसलिए भारत जितनी मर्जी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाता रहे, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी अहमियत को मनवाया है, एक बात। और अभी भी आगे जाकर भारत जो कुछ करना चाहता है और जो उसके अज़ाइम है, वो कोई जंगी अज़ाइम से बाहर नहीं निकला। वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ जाराना इक़दामात करना चाहता है, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, वो पाकिस्तान के अंत को सफारती सतह पर, सियासी सतह पर तनहा करना चाहता है, दुनिया की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाना चाहता है। ये सब कुछ वो करना चाहता है, क्योंकि उसने बदला लेना है पाकिस्तान से किसी न किसी शक्ल में, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, किसी वक्त वो जाकर ज़रूर लेगा। लेकिन ये एक चीज़ को रूल आउट ना करें कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अभी इस हालिया कशीदगी में और जंग में जिस तरह से परफॉर्म किया है, वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। और खुद उसका इतराफ हिंदुस्तान के अंदर उनके दिफाई एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान इस हद तक सलाहियत रखता है चीज़ों के बारे में। और जो चाइना की सपोर्ट मिली हमें, जो हमें सफारती सतह पे आलमी दुनिया की सपोर्ट मिली, जिसमें भारत सियासी तौर पे तनहा हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि भारत की तैयारी अपनी जगह, लेकिन जो पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है, उसका नफ्सियाती एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान को भारत के मुकाबले में ज्यादा है और पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करने की पोजीशन मुझे एक बात समझ आई है वैसे सलमान आबिद साहब, बताएं मैं ठीक समझी हूँ कि पोल टू पोल टारगेट करने की भी अगर भारत महारत हासिल कर लेना, तो भी वो पाकिस्तान का बाल भी बाका नहीं, लाजमी बात है। देखिए ना, अगर भारत कुछ करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान भी तो उसके मुताबिक एक पॉलिसी इख्तियार करेगा। ठीक है, सायरा जी को भी शामिल करना है। मसूद साहब, आपकी जानिब बाद में आती हूँ। सायरा जी, आप मुझे बता दें कि आप क्या देख रही हैं, इस फोर्स के क़याम से पाकिस्तान में मजीद कितनी सलाहियत बढ़ सकती है? मुझे तो बड़ी, मतलब वो कहते हैं ना कि टेक्निकल गुफ्तगू है आपने, मेरे पास तो वो कहते हैं ना कि ये सियासी है, जो एक उस तरह के सवाल दिमाग में उठ रहे हैं, मेरे पास वही है। मैं आपका वक्त मैं चाहूंगी ब्रिगेडियर मसूद अहमद साहब को दे दूं, ताकि वो जो शामिल करना चाह रहे हैं बात, वो हम उसमें ऐड कर लें। जो बात है ना, देखे कि इंडिया के पास जो अग्नि 5 है, 5000 किलोमीटर का रेंज है। एग्जैक्टली। अब इसको उन्होंने रिड्यूस करके 2500 किलोमीटर किया और उन्होंने अभी दावा किया इट विल बी ए बंकर बस्टर की तरफ वो जा रहे हैं। सब पाकिस्तान के पास जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल जो हैं, आपके शाहीन 3 है, आपका गौरी है, आपके अबाबील है, ये एक्सट्रीम हमने कहा था, जिसने DGISPR ने कहा था हमने नॉर्थ ईस्ट से हम अभी मारना शुरू करेंगे। उनका मतलब कहना का यही था, हम अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट करेंगे, वहां तक हम हिट कर सकते हैं, हम अंडमान निकोबार आइलैंड्स तक हिट कर सकते हैं, वहां से है। सो वहां से ये लेके आएंगे। सो देखें, इससे बड़ा एक जो टेरर जो क्रिएट होगा, ये इस फोर्स का एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक इंप्रेशन होगा, दुनिया भर में इसके एक इम्प्लीकेशंस होंगी। इसलिए हम कह रहे हैं ना, इसके एक मैसेजिंग है, नॉट ओनली टू इंडिया बट टू द रीजन आल्सो है। और आप देखेंगे कि जब एक कमांड के नीचे आ जाएगी आपकी एक जो है, और जिस तरह आपने अभी हमने फतेह 1 और फतेह 2 यूज किए थे, अभी फतेह 3 एंड फतेह 4 भी हैं, और अभी रिसेंटली डिस्प्ले हुआ है फतेह 4, दैट इज ऑफ 750 किलोमीटर।
तो आपने इन 2 मिसाइल से 1 और 2 से तो थलथली मचा दी थी। जब आपके पास ये बाकी भी शामिल होंगे तो इमेजिन करें कि इंडिया के साथ क्या होगा। और हमने कहा है कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश से करेंगे हम, इसके बाद वेस्ट बंगाल भी आएंगे, इसके बाद हम बिहार में आएंगे, फिर उत्तर प्रदेश में आएंगे, वहां से हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली से हरियाणा जाएंगे, हरियाणा से इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे, वहां से नीचे पंजाब में आएंगे, फिर राजस्थान जाएंगे। इस तरीके से फ्यूचर में इनकी मार पड़ेगी इस तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर मसूद अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और जी सलमान आबिद साहब, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप तमाम का और बात यही है कि हसूले आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़े आज़ादी तक ना सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान बल्कि इस पाकिस्तान के अजीज़ हम वतन जितने भी हैं इसके दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं और मौजूद रहेंगे। हमेशा ये पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा और दुश्मनों की आंख में इसी तरह खटकता रहेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।